नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को केंद्र में रखकर बात करेंगे योग यात्रा की। योग पूर्वी भारत में पूर्व वैदिक युग से उत्पन्न हुआ बताया जाता है। बौद्ध ग्रंथों, मध्य उपनिषदों, भगवत गीता में योग की व्यवस्थित व्याख्या है। योग को लोकप्रिय बनाने में स्वामी विवेकानंद की महत्वपूर्ण भूमिका है। योगानंद, श्री अरबिंदो, महेश योगी ने योग को विदेश तक पहुंचाया। पूरी दुनिया में योग का बाजार 5 लाख करोड़ के करीब हो चुका है। भारत में योग और आयुर्वेद से जुड़े प्रोडक्ट्स का बाजार 12,000 करोड़ रुपए हो गया है। देश में योग की मांग 30 से 40% प्रति वर्ष की दर से बढ़ने का अनुमान है। योग की शिक्षा देने वालों की मांग 30 से 35% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। योग शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत अभियान चल रहा है। योग के शिक्षकों की योग्यता को परख कर सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं। देश से बाहर योग सिखाने जाने वाले के लिए QCI का प्रमाण पत्र आवश्यक कर दिया गया है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर विश्व भर में अनुसंधान किए जा रहे हैं। जी हाँ, पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे और 2 विशेषज्ञ ऐसे भी हैं जो लगातार हमारे इस कार्यक्रम के दौरान योग करके दिखाएंगे, आपको सिखाएंगे। 2 विशेषज्ञ हैं, देशराज गुप्ता हैं, योग गुरु हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर इंदु शर्मा हैं, सहायक प्रोफेसर हैं, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और योग कुछ लोग तो केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया करते हैं, लेकिन 24 घंटे में 1 घंटा कम से कम योग के लिए जो निकालने वाले कुछ विशिष्ट लोग हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। देशराज जी, क्या बदलाव आया है? लगातार हम लोग 11वां योग दिवस मना रहे हैं। योग की दुनिया के माध्यम से लोगों की दुनिया कितनी बदल रही है? भारतीय योग संस्थान का जो इस क्षेत्र में अनुभव है वो पिछले 58 वर्ष का है। शायद 58 वर्ष पहले इतने लोग योग नहीं करते थे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा, तो उस समय केवल भारतवर्ष में नहीं, आप देखेंगे पूरे विश्व के अंदर एक, जिसको कहते हैं किसी चीज़ की मार्केटिंग करना भी जरूरी होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे प्रचार और प्रसार का एक बहुत बड़ा माध्यम बना है। जिनको योग के विषय में जानकारी नहीं थी, योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, बीमार को करना चाहिए या स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट होगी कि योग सबको करना चाहिए और हर दिन की शुरुआत योग से होनी चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में स्पष्ट करना है। मैं अपने PCR के साथियों से कह दूं कि हम लोग लगातार बात करते रहेंगे। यहाँ पर 2 विशिष्ट योगाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। एक विंडो में इनके योग चलते रहें तो आनंद आ जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में आवाज देश की बहुत ही विशिष्ट और विशेष बन जाएगा। डॉक्टर इंदु शर्मा, यहाँ पर देशराज जी ने कहा कि पहले भी योग हुआ करता था और हम तो हजारों वर्षों से लगातार योग करने वाले लोग हैं, लेकिन दुनिया में बताना भी बेहद आवश्यक होता है। और जैसे ही मोदी जी ने बताया दुनिया को, अब पूरी दुनिया में किस तरीके से योग किया जा रहा है, कितना आनंद का समय है। बहुत ही आनंद का सफ़र है। अगर हम व्यक्ति विशेष की बात करें तो चाहे, क्योंकि आज स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम सोचें तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक कुंठा के कारण व्यक्ति के विकारों में ज़्यादा बूस्ट आ जाता है, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो एक महत्वपूर्ण पक्ष या एक आशा हमें योग की तरफ से दिखती है, जो कि बिना किसी खर्चे के किया जाने वाला अभ्यास है। कहीं भी, कभी भी, कोई भी आयु वर्ग का व्यक्ति, किसी भी स्तर का व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है।
तो स्वास्थ्य क्योंकि आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये दशक जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मनाया जा रहा है, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 10 सिग्नेचर इवेंट इसमें जोड़े गए हैं, जिसमें योग बंधन, योग संगम, हरित योग और योग महाकुंभ, इस तरह के योग अनप्लग्ड, ये ऐसे प्लान हैं जिसमें कि सीमितता को छोड़ के जैसे वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट पे बात की जा रही है। विदेश से योग शिक्षक प्रशिक्षक देश में आ रहे हैं, देश के विदेश जा रहे हैं, और ये आनंदमय इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आनंद हर किसी की चाह है। जैसे कि शुरुआत में आपने योग के उद्गम की बात करी, तो जिज्ञासा उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो हम क्यों योग करें? हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग करें, और सुख की चाह, दुख निवृत्ति सुख प्रवृत्ति, ये हर व्यक्ति की परंपरा से प्रवृत्ति रही है कि वो सुख चाहता है। तो हम सुख चाहते हैं, सुख तभी आएगा जब हम स्वस्थ रहेंगे। तो उस स्वास्थ्य को प्रदान करने के लिए योग एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, प्रत्याहार, ध्यान, ये ऐसे अभ्यास हैं जो व्यक्ति को सांसारिक नहीं आत्मिक आनंद की प्राप्ति कराते हैं। देशी योग दिवस जब घोषणा हुई इसको मनाने की, तब से तो काफ़ी परिवर्तन आया ही है और योग की दुनिया का लगातार विस्तार हो रहा है। लेकिन क्या कोविड को भी एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं? आयुर्वेद को लेकर और योग को लेकर पूरी दुनिया में जो है बहुत आकर्षण पैदा हो गया है। अगर आप कोविड का अनुभव देखें, जिनका प्राणायाम का अभ्यास अच्छा था और जो नियमित रूप से योग का अभ्यास करते थे, उनको कोविड हुआ लेकिन कोविड उनको हरा नहीं पाया। यह एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट्स है। कोविड के बाद लोगों को ये पता चल गया कि अगर स्वस्थ रहना है, शारीरिक दृष्टि से भी, मानसिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, तो हमें योग के मार्ग पर चलना ही चाहिए। आपने ये न्यूज़पेपर्स में या टीवी पर भी ये सुना होगा कि पोस्ट कोविड भी बहुत सी समस्याएं देखने को मिली। हार्ट की प्रॉब्लम हो जाना, या फेफड़े कमज़ोर हो जाना, या बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाना, या बॉडी का एनर्जी लेवल नीचे आ जाना। और हमारा ये मानना है कि अगर प्रतिदिन आप 1 घंटा योगाभ्यास करते हैं तो इन सब का समाधान बिना किसी दवाई के स्वतः स्वभावता होना लाजमी है ही है। लंग्स की बात करते हैं सबसे पहले, और 2 आपके योगाचार्य यहाँ पर मौजूद भी हैं। इनसे कहिएगा कि लंग्स मजबूत करने के लिए कौन से योग किए जाने चाहिए या करवाए जा रहे हैं? 2 आसन ये करके दिखाएंगे आपको। एक वक्रासन, वक्रासन में डायगोनल मूवमेंट होती है हमारी फेफड़ों की और रीढ़ की, जिससे कि हमारे फेफड़ों का अच्छा तरह से मसाज हो जाता है और वो सक्रियता स्तर उनका बढ़ता है। साथ साथ में हमारे जो वायु कूपिकाएँ हैं फेफड़ों की, उनके अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। इसी प्रकार देखिए, अब ये अर्ध उष्ट्रासन एक करके दिखाएंगे। अर्ध उष्ट्रासन में आपके फेफड़ों वाले जितना भी ये क्षेत्र है वक्ष स्थल का, इसको पीछे की तरफ झुका करके फैलाया जाता है। इससे भी हमारे फेफड़ों की जो वायु कूपिकाएँ आयु बढ़ने के, खास तौर पर कहा जाता है कि धीरे धीरे इनकी कार्यक्षमता फेफड़ों की कम होती चली जाती है। आप पोल्यूटेड सिटी में रहते हैं तो भी फेफड़ों की कार्यक्षमता गिरती है। तो अगर आप प्रतिदिन ऐसे कुछ आसनों का अभ्यास करें और साथ में प्राणायाम का अभ्यास, क्योंकि जितना प्राणायाम का अभ्यास ज़्यादा करेंगे उतनी ही आपके फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। इंदु जी, अनुलोम विलोम कहा जाता है, वो भी जो है आपके फेफड़ों को क्लीन भी करता है और मजबूत भी बनाता है। वो उस दृष्टि से क्या कहना चाहेंगे? योग ग्रंथों में अगर हम देखें तो नाड़ी शोधन प्राणायाम इसको कहा जाता है। ये प्राणायाम की संख्या में नहीं आता है, लेकिन प्राणायाम से पूर्व किया जाने वाला अभ्यास है। हम योग ग्रंथों का मानना है कि हमारी जो वाइटल एनर्जी है, जिसे हम प्राणिक शक्ति कहते हैं, उसका प्रवाह इन नाड़ियों में ही होता है, जो सूक्ष्म होती हैं, नग्न आँखों से नहीं देखी जा सकती। तो वो नाड़ियाँ शुद्ध करने के लिए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। नाड़ियाँ शुद्ध होंगी, रास्ता साफ होगा, तभी तो प्राण वहाँ पे गति कर पाएगा। और जब वो रास्ता साफ हो जाता है, उसके बाद हम सूर्यभेदी, शीतली, सितकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, ये सब जब करते हैं तो उसका समुचित लाभ हमें प्राप्त होता है। तो ये पूर्व अभ्यास के रूप में अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन कहा जाता है। एक बात देश जी ने भी यहाँ कही है, सांसों से जुड़ी हुई बीमारियां तो हुई हैं कोविड, उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन हुआ उसकी वजह से या कुछ अन्य वजहों की से जो है हार्ट अटैक्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, या दिल की बीमारियां काफ़ी बढ़ गई हैं। उसको लेकर भी कोई ऐसा
बिल्कुल, अगर हम दिल की बात करें तो भावनात्मक पक्ष वहाँ पे जुड़ जाता है। तो आज का व्यक्ति इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने ऊपर अपने टारगेट को लेकर, एम्बिशंस को लेकर अननेसेसरी का बोझ अपने ऊपर लादे हुए है, जिसकी वजह से वो तनाव ग्रसित रहता है, चिंता से ग्रसित रहता है, भावनात्मक रूप से कमज़ोर रहता है। तो ये भी एक कारण है कि मनोकायिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, जिनका कारण मानसिक है, भावनात्मक है, लेकिन शरीर में उसके लक्षण दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए, अपने मानसिक स्तर को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है कि हम योग करें। उसमें अगर हम हार्ट डिजीज़ की बात करें तो विश्रांति कारक आसन, जो तनाव है, चिंता है, परेशानी है, द्वंद्व है, उससे रिलैक्स होना है, उसको दूर करना है। तो इसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम या फिर हम कहें भस्त्रिका जो क्रिया शुद्धि क्रियाओं के अंतर्गत आती है, वो इजी वे में करते हुए विश्रांति कारक ज़्यादा अभ्यास करना है। शवासन का अभ्यास, योग निद्रा का अभ्यास, जितना हम आराम देंगे शरीर को, मन को, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। कहना बड़ा आसान होता है, जब भी किसी को कोई तनाव होता है, यार तनाव मत लिया कर। तनाव एक ऐसी चीज़ है, स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं हो सकता। अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो वो मानसिक रूप से आपको जो है सताएगी भी। उससे बचने के लिए मतलब यह सत्य है जी कि गृहस्थ जीवन में तनाव तो बनेगा, कम बने या ज़्यादा बने, हमें और आपको भी तनाव कहीं ना कहीं रहता होगा। लेकिन अगर कोई हमारे अंदर श्वास आता है तो श्वास बाहर जाता भी है, अगर कोई बुराई जीवन में आती है तो उसको छोड़ा भी जा सकता है। तो उसी तरह से जब तनाव बनता है तो तनाव मुक्ति के साधन भी होते हैं। योग तनाव मुक्ति का साधन और एक बहुत बड़ा मार्ग है। जैसे अभी डॉक्टर इंदु शर्मा जी ने बतलाया कि यदि हम प्राणायाम का अभ्यास करें या विश्रांति कारक आसनों का अभ्यास करें, जिसमें विशेषकर शवासन, योग निद्रा, मेडिटेशन या बिना श्वास रोके थोड़ा सा शुरू में आप गहरे लंबे श्वास करना, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम करना, भ्रामरी प्राणायाम करना, और इसके साथ साथ आध्यात्मिक साहित्य पढ़ना, जिससे कि पॉजिटिविटी आए जीवन के अंदर। जितनी हमारी सकारात्मक सोच होगी उतना तनाव जीवन में कम बनेगा। अगर प्रतिदिन व्यक्ति 20 मिनट का योग निद्रा का अभ्यास करना शुरू कर दे तो मेरा मानना यह है कि उसको ये समझ में आ जाएगा कि शरीर और मन के स्तर पर तनाव से मुक्ति कैसे पाया जा सकता है। तो योग निद्रा ये जो मुद्रा है वो योग निद्रा है? उसका एक सिंपल मैं आपको बता सकता हूं कि योग निद्रा सब आसन की भांति आप अपने आसन पर लेट करके और एक पर्टिकुलर आपको शरीर को शिथिल करते हुए मानसिक अवलोकन करना होता है। पर शरीर के एक एक अंग पर सजगता का केंद्र बना करके और फिर आपको अपने भीतर जाना होता है। जैसे जैसे आप भीतर जाएंगे आपके भीतर अच्छे विचार आएंगे। मन और शरीर के स्तर पर आपको शिथिलता का जो स्तर है वो आप उसकी उच्चतम स्तर को पाएंगे। आप बहुत सुंदर अभ्यास है, ये सभी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई किसी तरह का निषेध नहीं है। एक बात ये कही जाती है कि जो है दामन है अगर साफ तो ख़ास एहतियात कर, इस पर लगा हुआ दाग छुपाया नहीं जाएगा। जो जिनके फेफड़े बहुत ज़्यादा कलुषित हैं, गंदे हैं, उन पर तो इतना असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया और आप किसी प्रदूषित क्षेत्र में या उस वायुमंडल में गए तो क्या आप पर उसका असर, नकारात्मक असर ज़्यादा होता है? मैं ये कहना चाहूँगी जो अगर विकार युक्त है उस पे जल्दी असर आपको दिखाई देगा, है ना। अच्छा। अगर आप विकृत हैं, अगर योग की दुनिया अलग है। हाँ, तो अगर आप अभ्यास करते हैं तो जल्दी से पॉजिटिविटी, चाहे आपके मानसिक स्तर पे हो चाहे शारीरिक स्तर पे हो, आप पे सिम्टम्स दिखाई देंगे कि आप अच्छे हो रहे हैं। और योग का तो लक्ष्य ही, योग और आयुर्वेद का जो सिद्धांत है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, है ना, सबसे पहला सिद्धांत है जो स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य को बनाए रखना। आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब जो बीमार व्यक्ति है उनके रोगों को दूर करना और जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य को बनाए रखना। इसी उद्देश्य पर ये दोनों विधा काम करती है। क्या बात है। और ये विधा कितनी काम कर रही है, कुछ लोग यहाँ पर हैं, जल्दी जल्दी अपने अनुभव जो हैं वो साझा कीजिए। मेरा नाम पवन कुमार है। 2009 में मैं डिप्रेशन में था बहुत बुरी तरह से, और मुझे हृदय रोग भी था। मुझे योग भारतीय योग संस्थान की एक योग क्लास में जाने का मौका मिला और पहले 15 दिन में मेरा जो है डिप्रेशन एकदम मैं दवाइयाँ छोड़ दी
और उसके बाद मैं अब एक भी दवाई नहीं लेता हूँ। जी। मैं पिछले 20 साल से भारतीय योग संस्थान के साथ जुड़ी हुई हूँ। शारीरिक स्तर पे तो है ही है, लेकिन जो प्राण के साथ है, प्राणायाम से ही प्रभाव पड़ा है कि जो बाहर के विकार हैं या बाहर की परिस्थितियाँ हैं वो असर करती ही नहीं है। सम अवस्था रहती है, ना मन होता उद्विग्न होता, ना शांत होता, जैसा है सम अवस्था। जी। मेरा नाम चंदा जैन है। मैं भारतीय योग संस्थान से पिछले 15 साल से जुड़ी हुई हूँ। पहले मेरे को कफ कोल्ड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, सारा दिन नाक में से पानी बहता रहता था। जब से मैं भारतीय योग संस्थान के साथ जुड़ी हूँ, भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करा है, तब से टचवुड आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हैं 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग का दिन है, पर कौन सा ऐसा दिन है जो योग के बिन है? क्या बात है, वाह। योग सबसे पहले अनुशासन सिखाता है और आत्मा का परमात्मा से मिलन। मुझे 11 साल हो गए योगा करते हुए। मेरे पापा मुझे कहते थे कि आप योगा करो। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं योगा नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा 1 हफ़्ता योगा कर ले, उसके बाद मत जाइयो। मैंने 1 हफ़्ता योगा करी, उसके बाद मैं योग संस्थान से जुड़ गया। मेरा नाम डॉक्टर प्रेमपाल सिंह है। पहले मैं योग को एक व्यायाम मानता था। जब मैं भारतीय योग संस्थान से जुड़ा तो मेरे को पता चला कि योग एक शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने का आध्यात्मिक पक्ष है। जैसे कि आपके यहाँ योग यात्रा क्या है, इसमें लिखा था आपका टॉपिक, इसमें आत्मा से लेकर परमात्मा तक का सफ़र है। शरीर मेरा एक साधन है, श्वास मेरी एक सेतु है, मन मेरा एक रथ है। ये हम कुछ और अनुभव लेंगे, लेकिन उससे पहले जो इन्होंने बात कही है वो थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ और इस पथ पर जो है अग्रसर होने का प्रयास लगातार कर रहा हूँ। योग, जो योगाभ्यास करते हैं, जो एक्सरसाइज है योग की, वो आपने जैसे कहा कि नाड़ी शोधन की एक प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया हमें हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए है। तो उस अवस्था तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जाता है, किया भी जाता है योग संस्थाओं में या नहीं किया जाता है? ऐसा नहीं है, सब जगह किया जाता है। पर्टिकुलरली भारतीय योग संस्थान में हर स्तर के कार्यक्रम साधकों को सिखाए जाते हैं, हर स्तर पर। जैसे जब हम प्रतिदिन योगाभ्यास में आसनों का अभ्यास करते हैं, आसनों का अभ्यास इस स्थूल शरीर के लिए है। शुद्धि क्रियाएं सिखाई जाती हैं। जो मल स्वभावतः शरीर से बाहर नहीं जा पाता, तो उसके लिए शुद्धि क्रियाएं हमारे लिए एक बिल्कुल आसान सर्जरी बिना पैसे की है। जैसे कि दूषित कफ का बाहर निकाल देना, बड़ी आंतों में जमा मल को आप एनिमा प्रक्रिया के माध्यम से, एनिमा या भस्ती के माध्यम से बाहर कर देना, या रबड़ नेति, सूत्र नेति हो गया, जल नेति क्रिया हो गया, दंड धोती हो गया, या वहनीसार धोती हो गया। बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं जिससे कि हमारा ये स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और हमारे श्वास गहरे, लंबे, अनुपातिक, लयबद्ध, सूक्ष्म बनने लगते हैं, तो स्वतः ही मन में विचारों की श्रृंखला टूटने लगती है और मन हमारा शांत होने लगता है। जब तक मन शांत और एकाग्र नहीं होगा तो आपकी भीतर की यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। तो पश्चात आपका अपनी इंद्रियों के ऊपर भी संयम होना प्रारंभ हो जाता है। और जब तक इंद्रियों के बाहर के दरवाजे नहीं बंद होते और भीतर के दरवाजे या भीतर का आकर्षण आपके सामने नहीं होता, तो आप ध्यान की या धारणा की बात नहीं कर सकते। तब आपका मन जरूर किसी न किसी एक बिंदु पर, बाहर के बिंदु या अंदर के बिंदु पर टिकने लगेगा। अब अभ्यासी जब धारणा या ध्यान का अभ्यास करने लगता है, तो उसकी अब भीतर की एक सबसे बड़ा परिवर्तन आता है कि उसके भीतर सेवा भाव जागने लगता है। भारतीय योग संस्थान के अंदर इस तरह 5000 केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन लाखों लोग केवल साधना नहीं करते और निष्काम सेवा कर्मी के रूप में भी संस्थान में काम करते हैं, जो समाज में दूसरों को योग की राह दिखाने के लिए बिना किसी फीस, बिना किसी डोनेशन, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी प्रशंसा के वो प्रतिदिन साल में 365 दिन अपनी सेवाएं देते हैं। ये परिवर्तन योग के माध्यम से होता है। और वास्तव में सच्चा ध्यान और परमात्मा की प्राप्ति, गीता के अंदर भी यही कहा कि कर्म योग से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। अगर आप निष्काम कर्म करने लग जाएंगे तो आप योगी बन गए। आपके भीतर जो है ना, कोई भी स्वार्थ भाव ना रहे, इससे बड़ा योग क्या होगा। जब मैं अपने शरीर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति अपने कर्तव्यों को अपना धर्म मान करके करूं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा कोई अध्यात्म हो नहीं सकता जीवन में। सही में गीता का ज्ञान यही कहता है कि आप कर्म करें और उस फल की इच्छा ना करें, उस कर्म के फल की इच्छा ना करें, तो आप
महान योगी हैं। मैं जिस अवस्था की बात कर रहा हूं उसको हमारे ग्रंथों में, हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में कुंडली जागरण की अवस्था कहते हैं। तो क्या जिस योग को आप सीख कर आई हैं और खुद आप सिखा रही हैं, उसमें उस अवस्था तक जाने की विधा भी सिखाई जाती है, उस प्रक्रिया तक भी हम लोग पहुंचते हैं क्या? बिल्कुल, आध्यात्मिक पक्ष में देखें तो अगर हम योग के आधार की बात करें तो ये हठ योग, तंत्र योग, तो तंत्र का ही पाठ हठ योग होता है, जिसमें घिरण मुनि ने घटस्थ योग के कॉन्सेप्ट में कहा है, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम चांग लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्थ सप्त साधनम। ये सप्तांग योग की बात करी है कि इन 7 अंगों का अभ्यास करते हुए हम घट को उन्होंने शरीर कहा है, उसको शुद्ध करते हुए समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हठ योग में जो तंत्र के कॉन्सेप्ट से निकला है, उसमें जो उच्च अवस्था की बात करते हैं वहाँ पर कुंडलिनी शक्ति की बात आती है, जिसके अभ्यास के लिए योग सूत्र में, जो कि महर्षि पतंजलि ने कहा है, अभ्यास को कहते हुए कि सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सतु दीर्घ पहले अभ्यास करना है आसन का, जब उसमें पारंगत हो जाए तो दीर्घकाल निरंतर लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और सत्कार सेवितो श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करना है, तब जाके दृढ़ भूमि, है ना, अचीवमेंट आप कर पाएंगे। और जब इस स्तर का अभ्यास करते हुए साधक उच्च अवस्था को प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से कुंडलिनी शक्ति, जो कि मूलाधार में सोई हुई अवस्था में, तब हम इतने चेतन हैं, वो कुंडलिनी शक्ति जिसे एक सर्प की उपाधि दी जाती है, सर्प की उपमा दी जाती है कि सोए हुए सर्प 3.5 अंगुल फेरे लगाए हुए, अपनी पूंछ को अपने मुंह से दबाए हुए सोई हुई अवस्था में है। जब अभ्यास करेंगे मूल बंध आदि अभ्यासों के माध्यम से, मुद्राओं के अभ्यास के माध्यम से इस सोई हुई शक्ति को जगाते हैं, तब ये शक्ति चंद्रमंडल में स्थित जो शिव हैं उनसे जाके मिल जाती है। वो गोल फेरे लगाया हुआ सर्प एक सीधे खड़े हुए सर्प की भांति हो जाता है, जिसका मुंह ऊपर और पूंछ नीचे होती है। तो और ये और कुछ नहीं, ये वो चेतना है, वो शक्ति है जो हमारे अंदर सोई हुई है, जिसे जगाने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से योग इसमें सार्थकता प्रदान करता है। कुछ और 2-3 लोग। 2000 से योग के साथ जुड़ा हूँ, भारतीय योग संस्थान से, विनोद जी, और मुझे इससे बहुत ही मतलब जीवन एकदम बदलने वाली क्रिया है ये। जब से जुड़ा हूँ, मैं पहले लंग्स से बहुत परेशान था, परंतु वहाँ से जो मैंने शुद्धि क्रियाएं सीखी वहाँ से, और जो योग अभ्यास करना सीखा, उससे मेरा जीवन बदल गया। मेरा नाम राज मेहता है। पिछले लगभग 25 वर्षों से भारतीय योग संस्थान का एक विद्यार्थी के रूप में प्रतिदिन योग साधना करने जाता हूँ। मेरे जीवन का एक्सपीरियंस कि पिछले 25 सालों से मैंने कोई टैबलेट नहीं लिया है, ये सबसे बड़ा मेरे लिए एक वरदान है। भारतीय योग संस्थान का मैं सदैव आभारी रहूँगा। केवल इतना कहना चाहूँगा कि योग व्यायाम नहीं अपितु जीवन जीने की कला है। एक आखिरी अनुभव कौन? मेरा नाम जेपी गर्ग है। मैं पिछले 30 साल से भारतीय योग संस्थान के साथ जुड़ा हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। इससे क्या होता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य बढ़ता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। और इसको जुड़ने के बाद मैंने बहुत से साधकों को योग के साथ जोड़ दिया है और निष्काम सेवा हमने योग संस्थान से सीखी है। बहुत ही बड़ी उत्तम क्रिया। धन्यवाद आपका। धर्मपाल मैनी। 21 जून पूरा विश्व प्रेरणा देता है योग करने हेतु, लेकिन भारतीय योग संस्थान पिछले 58 वर्षों से नियमित योग साधना कराकर इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को रोज करता है और करवाता है। मेरा नाम सुनीता गुप्ता है। आज से 18 साल पहले मेरे को गायनी की प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें कि डॉक्टर ने कहा था आपका यूट्रस रिमूव करवाना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं भारतीय योग संस्थान की वजह से नियमित साधना तो करती थी, फिर मैंने उसके साथ थोड़ी नेचुरोपैथी अपनाई, थोड़ा सा योग का और ज़्यादा अभ्यास किया, जिससे कि मेरी वो प्रॉब्लम ही बिल्कुल दूर हो गई। और आज मेरी उम्र 65 साल है और मेरे को गायनी की कोई प्रॉब्लम कभी नहीं है। मैं नीलम मेहता पिछले 28 साल से भारतीय योग संस्थान से जुड़ी हुई हूँ और मानसिक तनाव बहुत रहता था। आ गई भारतीय योग संस्थान की शरण में और तनाव तो दूर हुआ ही, साथ ही साथ क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष कहाँ चले गए, मन का अंतर्द्वंद समाप्त हो गया। अच्छी बात है। अच्छे कार्य के लिए आप लगातार जो है सेवा भाव से आगे बढ़ रहे हैं। समय चूंकि समाप्त हो रहा है, एक प्रश्न है प्रोस्टेट को लेकर। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे भी कोई भी पेज खोलते हैं तो उसको लेकर विज्ञापन आता है।
ये भी अपने आप में एक समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रोस्टेट। जी, प्रोस्टेट की समस्या एक बढ़ती हुई आयु से संबंध रखती है। लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद यह एक ग्रंथि है पुरुषों के अंदर, इसको पुरुष ग्रंथि भी बोलते हैं हम, तो यह स्वेल कर जाती है आयु के साथ, और जो मूत्र मार्ग है उसको ये रोकने लगती है। मैं सोशल मीडिया की बात तो नहीं करूँगा, मैं प्रैक्टिकल बात करूँगा योग से संबंधित। अगर हम पेड़ू वाले भाग से संबंधित जितने भी हमारे प्रजनन अंग या निष्कासन अंग या नाभि से नीचे का जो क्षेत्र है उसको प्रभावित करने वाले, जैसे CYP में भी हम करवा रहे हैं, कॉमन योगा प्रोटोकॉल में भी, एक तो अर्ध हल आसन और एक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अर्ध हल आसन और एक देखिए पहले ये अर्ध हल आसन करवाया हमारे दोनों शिक्षकों ने, उसके बाद उत्तान पाद आसन। वापिस आइए, अब 30 डिग्री तक दोनों पैरों को उठा करके आपने क्षमता अनुसार 10 से 15 सेकंड रोकना है। 5 बार इसको हर रोज खाली पेट सुबह करना है। वापिस आ जाइए। ऐसे एक शलभ आसन होता है, उसको अगर हम करें, मंडूक आसन अगर हम करें, अगर योग मुद्रा आसन करें, ये कुछ आसन ऐसे हैं जो कि नाभि से नीचे जो हमारी श्रोणी प्रदेश कहलाता है उसको प्रभावित करने वाले आसनों का अभ्यास करें हर रोज। मंडूक आसन की आपने बात कही, मंडूक आसन से लीवर भी बेहतर होता है। जिनको डायबिटीज की शिकायत है, जिनका लीवर ठीक नहीं है, जिनको पेट का मोटापा है, जिनका पाचन ठीक नहीं है, उन सब के लिए मंडूक आसन कमाल का आसन है। ये इसका अभ्यास कर लेना चाहिए। खाली पेट अगर 2 गिलास पानी सुबह के समय, अगर डायबिटिक नहीं है तो थोड़ा शहद और एक नींबू डाल लें, प्रातःकाल उठते ही इसका सेवन करना चाहिए। इससे भी हमारा पेट ठीक रहता है। चलिए, आपके पास जो है ज्ञान बांटने को बहुत है और मेरे पास भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन समय हमारे पास बहुत अधिक नहीं है। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे योग को लेकर इस पूरी दुनिया से? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को और पूरे विश्व को, पूरे समाज को एक ही संदेश दूंगा, करो योग, रहो निरोग। इंदु जी, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में, जिसका की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, तो इसी आधार को लेके हम चलें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये थीम सेलेक्ट करी, इसी का पर्पस यही था कि पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। वो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक बंधन, सामाजिक व्यवहार, हमारी मानसिकता को भी दर्शाता है। साथ ही साथ जब स्वास्थ्य की बात की जाती है कि योग फॉर हेल्थ, तो योग फॉर हेल्थ में हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य इससे जुड़ा हुआ है। तो हमारा ये सबकी ये प्रयास रहे कि हम इस उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करें और साथ ही साथ हम पूरे विश्व को एकजुट होकर अपना समझें और उसी नज़रिए से आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। परिवार में आजकल मनमुटाव चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं। पूरा विश्व अगर योग करे तो शांत चित्त रहेगा, और शांत चित्त रहेगा तो शायद इस मनमुटाव, इस लड़ाई झगड़े से भी पूरा विश्व, पूरी दुनिया बच सकेगा। आप दोनों ने विशेषज्ञ के तौर पर समय निकाला और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगातार योग अभ्यास किया और आपने अपने अनुभवों को बांटा और एक मार्ग प्रशस्त किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।